अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। पीपीएससी मैथ 2017 पेपर का सलूशन हम लोग कर रहे हैं, जिस सिलसिले में पहले 4 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें हम 1 से 41 तक तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 42 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, हमें एक इक्वेशन दे दी गई है और कहा गया है इट्स लेटेस्ट रेक्टम इज दिस। अरे सबसे पहले अगर आप इस इक्वेशन पे गौर करें तो ये पैराबोला की इक्वेशन ही नहीं है, जबकि पैराबोला की इक्वेशन तो इस तरह की होती है। तो ये क्वेश्चन पेपर में रॉन्ग दिया गया है। जब भी इस तरह का कोई रॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करें। उसको सही करके लिखने की बजाय आप अगर उसमें ऑप्शन नन का है तो उसको सिलेक्ट कर दें। अदरवाइज़ अगर नन का नहीं है तो किसी एक ऑप्शन को ज़रूर सिलेक्ट करके आएँ, आपको उसके मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, इफ़ द कम्प्लेक्स नंबर लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट देन इट्स कंजुगेट लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने देखे, हम पहले 4 क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इस तरह। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब ये x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। अब हमें पता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं x और y दोनों पॉजिटिव हैं। इस जगह पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव और y भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y जो है वो हमारे पास वो नेगेटिव है। अब हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो कम्प्लेक्स नंबर है वो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट है, यानी इस जगह पर है। तो इसका मतलब जो कम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें x और y दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो हम एक कम्प्लेक्स नंबर पहले फर्स्ट कर देते हैं। अब हमें कहा जा रहा है इसका कंजुगेट देखें। कंजुगेट पहले लेके देख लेते हैं कि वो किस जगह पे आएगा। इसका कंजुगेट अगर हम लेते हैं तो आयटा वाला साइन सिर्फ चेंज होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो इसको अगर हम पॉइंट की शक्ल में लिखें -x एंड +y, यानी x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो वो आप देख सकते हैं इनमें से किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो भी ही होगा। एक बात और भी याद रखिएगा, जब भी हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट लेते हैं वो हमेशा कंजुगेट जो होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होती है। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ पर उन्होंने कहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो ऑलवेज हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमें कह दिया जाए फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो फर्स्ट में होगी। इस तरह आप डायरेक्ट भी इसका आंसर इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में हमें कहा जा रहा है द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हमें एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर दे दी गई है, इसका हमें सेंटर मूव करना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो उसके लिए अब आप लोगों ने सबसे पहले तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है उनका पता होना चाहिए, वो हम देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर आप 2 तरह से लिख सकते हैं। एक तो जनरल फॉर्म होती है इसकी, वो क्या होती है, x - a जनरल फॉर्म। इसका जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर का सेंटर होता है उसका फॉर्मूला ये होता है कि जो वैल्यूज आप इसमें से माइनस कर रहे हैं वही पॉइंट्स जो होते हैं वो इसके सेंटर होते हैं, a b c। और इसी तरह रेडियस जो होता है वो r होता है, यानी जो राइट साइड पे उसका स्क्वायर के बगैर जो रकम होती है वो r होती है। ये जनरल फॉर्म की इक्वेशन है। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी अब आप इनके स्क्वायर कंप्लीट करके उसको इस फॉर्म में ले आया तो ए बी सी जो होगा वो इसका सेंटर होगा। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन जो है ना वो लेंथी हो जाएगा। मैं आप लोगों को इसका शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ कि आप इस पर, एक तो ये होगी इक्वेशन ऑफ स्फीयर जनरल फॉर्म में, अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसकी लिख लेते हैं। वो क्या होती है, x² + y² + z² + 2f 2gx + 2fy + 2h
z प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है। इससे ये इजीली आ जाएगा क्योंकि इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2x को इसके साथ कंपेयर किया जाए तो g की अगर हम साथ देखें यानी 2g, x का जो कोफिशिएंट है वो 2g के इक्वल है, तो वो क्या है यहाँ पर 2 है। इसी तरह अगर 2f यानी y का जो कोफिशिएंट है वो 2f के इक्वल है, वो 4 है, और जो z का कोफिशिएंट है वो 2h के इक्वल है, तो वो 9 है। तो यहाँ से देखें g की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, f की वैल्यू 2 आ रही है और h की वैल्यू 9/2 आ रही है। जब हम इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपके पास जो सेंटर होता है उसका फॉर्मूला आप लोगों ने ये नोट कर लेना है, -g -f एंड -h, यानी जी एफ एच की वैल्यू निकाल के उसके साथ अगर हम नेगेटिव लगा देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास सेंटर आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा ए करेक्ट ऑप्शन है, बी और जो सी है और डी ये हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे। अगर इस क्वेश्चन में रेडियस पूछ लिया जाए तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला याद कर लें कि आप जी एफ एच इन सब के स्क्वायर करेंगे और -c कर देंगे तो इसका रेडियस भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 को डिस्कस करते हैं। इसमें हमें एक इक्वेशन दे दी गई और कहा जा रहा है कि इक्वेशन ये इनमें से किसकी है। सबसे पहले तो हमें इन सब की इक्वेशंस का पता होना चाहिए। पहले हम पैराबोलॉइड की इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो पैराबोलॉइड है उसकी इक्वेशन क्या होती है कि x² ओवर a² y² ओवर b² इज इक्वल टू z। ये पैराबोलॉइड की इक्वेशन होती है। इसी तरह हाइपरबोलॉइड की जो इक्वेशन है वो होती है आपके पास x² ओवर a² y² ओवर b² माइनस z² ओवर c² इज इक्वल टू 1। राइट साइड पे +1 या -1 हो सकता है, उसमें होती है हाइपरबोलॉइड की है, यानी एक 1 शीट के लिए और एक 2 शीट के लिए होती है, और यहाँ पर इसके नेगेटिव आता है। इसी तरह एक होती है हमारे पास लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में x² यानी तमाम ये हाइपरबोलॉइड वाली ही होगी, लेकिन इन तमाम के दरमियान पॉजिटिव का साइन आता है। ये इक्वेशन आप लोगों को इसलिए भी याद होनी चाहिए। अब देखें इस क्वेश्चन में तो ये ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि लेफ्ट साइड की है। ये दोनों भी पता होने चाहिए, वो चेंज करके भी इस दफ़ा दे सकता है। तो आपको इक्वेशन अगर याद हो तो आप करेक्ट ऑप्शन को ईजीली पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 से 49 मेरे पास मिसिंग है। अगर किसी स्टूडेंट के पास हो तो वो मुझे सेंड कर दे, मैं उसका सोल्यूशन भी लिख दूँगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करते हैं कि हमें एक कर्व दे दी गई है और कहा जा रहा है इसका सिंगुलर पॉइंट कितने होंगे। हमें 2, 3, 4 और नन का कहा गया। सबसे पहले तो आपको सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, वो क्या होती है। तो सिंगुलर पॉइंट के मुतालिक आपने याद रखना है कि ये एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहाँ पर कर्व जो होती है हम लिखेंगे पॉइंट इन विच कर्व बिहेव इर्रेगुलर, यानी जहाँ पर कर्व जो होती है इर्रेगुलर हो जाती है। अब इर्रेगुलर क्या चीज़ है, जैसे जो हमारे पास फर्ज कर ले कोई भी कर्व है, अगर वो सीधी है यानी किसी भी जगह पर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं बन रहा तो वो रेगुलर है। लेकिन जैसे ही वो अगर किसी ऐसे पॉइंट पर जो टर्न कर रही है और जहाँ पर उसका दो जो कर्व्स हैं उनका पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट करने लग गया है तो वो इरेगुलर हो जाती है। तो बहुत सारी कर्व्स हो सकती है जिनका पॉइंट ऑफ इरेगुलर है, जैसे ये भी है। तो इस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। तो अब हम इसका जब भी आपने सिंगुलर पॉइंट मालूम करना है, इसका क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम इसका फंक्शन बनाएंगे, यानी तमाम राइट साइड वाली वैल्यूज लेफ्ट साइड पे ले आएंगे।
सेकेंडली हम क्या करेंगे, उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और उनको ज़ीरो के इक्वल रख के सिंगुलर पॉइंट्स मूव करेंगे और देखेंगे जो हमारे पास पॉइंट्स आए वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो सिंगुलर पॉइंट्स होंगे और जिन पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही वो सिंगुलर पॉइंट्स नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका फंक्शन हम लिख लेते हैं। वो हमारे पास बन रहा है x की 4 y की 4 और -2x² -2y² + 1। अब इसका विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ले तो ये बन रहा है 4x³, ये 0 हो जाएगा 4x और ये दोनों भी 0 हो गए। अब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेते हैं तो देखिए x की 4 0 होगा, अगर y की 4 का हम डेरिवेटिव लें 4x³ ये भी 0 हो जाएगा और हमारे पास यही बच जाएगा। अब देखिए हमने फंक्शन भी बना लिया, डेरिवेटिव्स भी ले लिए हैं। अब इनको इक्वल टू 0 रखते हैं। पहले अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज देखिए, इनमें से कॉमन ले तो x की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं। एक तो x 0 आ रहा है और एक x की वैल्यू ±1 आ रही है। इसी तरह इनमें से अगर हम 4y कॉमन ले लें तो हमारे पास y की भी इसी तरह वैल्यूज आ रही हैं 0 ±1। अगर हम इससे पॉइंट क्रिएट करें x और y की वैल्यूज को मिलाकर तो ये हमारे पास 0 -1 0 1 और -1 एंड 0 और 1 एंड 0 बन रहे हैं। अगर इनके अलावा भी अगर जैसे इसमें पॉइंट 0 0 भी बन रहा है, लेकिन जब हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो यहाँ पर 1 = 0 आ रहा है जो सेटिस्फाई नहीं करता। इसलिए ये 4 पॉइंट्स ही ऐसे हैं जो इस इक्वेशन में अगर पुट करके देखे जाएं तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई है। लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही हैं, इसका मतलब है 4 पॉइंट्स हासिल हुए हैं तो हमारा जो सिंगुलर पॉइंट्स होगा वो 4 होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में आइसोमटॉप टू द कर्व y = x² इज हमें दी गई है और उस ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले आइसोमटॉप का पता होना चाहिए कि हमारे पास ये किस तरह की एक कर्व होती है। फर्स्ट करें हमारे पास अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस है तो हमारे पास एक इस तरह की कर्व होगी। देखिए अच्छा, ये क्लोजर टू क्लोजर x एक्सिस भी होती जाएगी, y एक्सिस भी होती जाएगी, लेकिन ये किसी भी पॉइंट पर x एक्सिस या y एक्सिस से इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ऐसी कर्व को हम आइसोमटॉप कहते हैं। अब सबसे पहले ये फाइंड कैसे करते हैं, इसके लिए 3 मेथड हैं। यानी सबसे पहले या तो हम हॉरिजॉन्टली इसको फाइंड करेंगे यानी विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। उसका तरीकेकार क्या होता है, सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दे दी गई है आप उसकी तमाम वैल्यूज को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, राइट साइड पे 0। जब हॉरिजॉन्टली फाइंड करना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें जो सबसे बड़ी पावर है वो कौन सी है। देखिए यहाँ पर x² है, जो भी x² की सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट देख लें, वो -1 है, उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। दोबारा समझ लें, जब हॉरिजॉन्टली होगा, हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। यहाँ से ये बात भी याद रखिएगा कि x की पावर को हमने देखना है तो वो x की जो सबसे बड़ी पावर है उसके कोफिशिएंट को हमने 0 के इक्वल रख के देखना है। अगर ये दोनों वैल्यूज भी इक्वल आ जाएं तो फिर ये विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल आइसोमटॉप होगी। अदरवाइज अब हम चलते हैं वर्टिकली। वर्टिकली में अब विद रिस्पेक्ट टू हम y देखेंगे। जब विद रिस्पेक्ट टू y देखना है तो फिर y की जो सबसे बड़ी पावर है उसका कोफिशिएंट, देखिए यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये भी इम्पॉसिबल है, दोनों इम्पॉसिबल है, तो ये बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये ना ही तो ये विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल यानी x एक्सिस, ना विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल है। लास्ट में हम इंक्लाइंड प्लेन की सूरत में देखेंगे, उसमें जो हमारी इक्वेशन होती है y = इस फॉर्म में होती है mx + c। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि y की जगह पर हमने m और x की जगह पर 1 पुट करना होता है। लेकिन कब, सबसे पहले हम ये देखते हैं
कि इसमें सबसे बड़ी पावर जो x की है वो कौन सी है। वो देखिए यहाँ पे बन रहा है, हम उसको रख लेते हैं फाई ऑफ x के बराबर, और इसकी पावर 2 है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर सबसे बड़ी टर्म जो है वो हमारे पास ये है, उसमें हमने क्या करना है, x की जगह पर 1 पुट करके उसको 0 के इक्वल रखना है। तो हमारे पास यहाँ पे भी देखें आंसर जो है वो इम्पॉसिबल ही बन रहा है। सेकेंडली फिर आप अब इससे छोटी पावर को देखेंगे, 2 के बाद फिर y की पावर 1 आ रही है। अब y की पावर 1 को हम m के इक्वल रखें तो ये भी आपस में बराबर नहीं, तो ये भी इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो नन ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में देखिए हमें इक्वेशन दे दी गई है और कहा जा रहा है कि ये इनमें से कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे पहले हमें इन सब की इक्वेशंस का पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को लिख देता हूँ, ये याद कर लें ताकि किसी अगर और ऑप्शन में भी आ जाए तो आप इजीली इनको लिख सकें। सबसे पहले हम जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला लिखते हैं। तो वो 4 टाइप्स की होती है यहाँ पर जनरल फॉर्म्स। एक तो ये वाली होती है, सेकेंडली हमारे पास होती है, इसके साथ नेगेटिव आएगा, इसी तरह x² = 4ay, और एक दफ़ा इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, इनमें इन पैराबोला की इक्वेशन को याद रखने की एक ट्रिक भी है कि हमेशा अगर इसमें 2 वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर होगा और दूसरा वेरिएबल बगैर स्क्वायर के होगा। तो इनमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि अगर आपके पास ए इसमें, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव साइन है, इसमें ए पॉजिटिव है, इसमें ए के साथ नेगेटिव साइन है, और इसमें भी देखिए ए पॉजिटिव और इसमें ए नेगेटिव। इसी तरह फिर होती है एलिप्सॉइड की जनरल फॉर्म, वो भी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ। उसमें क्या होगा, x² / a²। पीछे भी हमने ये डिस्कस किया है कि इसमें पॉजिटिव आते हैं और = 1। इस तरह भी हो सकती है, और b² पहले भी आ सकता है, लेकिन इसमें जो दोनों वेरिएबल है उनके ऊपर स्क्वायर होगा, दरमियान में प्लस होगा। इसमें असल में ये होता है कि a b होता है, इसमें a b होता है। होती ये दोनों इक्वेशन एलिप्स की ही होती है। अब नेक्स्ट हम हाइपरबोलॉइड को डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सिंपल आप लोगों ने हाइपरबोला जो है उसकी जो जनरल फॉर्म है यही इक्वेशंस आएंगे, लेकिन उसके दरमियान में क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अगर आपको एलिप्स की इक्वेशन याद है तो सिंपल इसके दरमियान अगर हम माइनस लिख दें तो वो हाइपरबोलॉइड की इक्वेशन बन जाती है। तो अब देखें इनमें से ये कोई भी इक्वेशन नहीं दी गई, ना यह है पैराबोला की है, ना एलिप्स की, ना हाइपरबोलॉइड की है। इसी तरह एक हम और चीज़ को डिस्कस करते हैं। सर्कल की जो जनरल इक्वेशन है वो क्या होती है, वो x² + ay² + 2gx + 2fy + c, ये सर्कल की जनरल इक्वेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है, लेकिन इधर ऑप्शन में ये मौजूद नहीं, इसलिए हम नन ही को सिलेक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जिसमें हमसे पूछा जा रहा है एंगल बिटवीन दी स्ट्रेट लाइंस। हमें 2 लाइंस दे दी गई हैं, अब इनके दरमियान में बनने वाला जो एंगल है वो हमने फाइंड करना है। तो ये आप लोगों को कैलकुलस के 7 चैप्टर से BSc के पूछा गया क्वेश्चन। तो उसके लिए आपने 2 लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला ये पढ़ा था, A1 A2। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, B1 B2 C1 C2 ओवर, फिर फर्स्ट में आ जाते हैं A1 B1 C1 के स्क्वायर्स, और सेकंड में हम देखते हैं A2 B2 और C2 के स्क्वायर। अब इसमें ABC ये क्या चीज़ें हैं, जब भी याद रखें लाइंस को सिमेट्रिकल फॉर्म में लिखा जाए। सिमेट्रिकल फॉर्म क्या होती है, x में से कोई चीज़ माइनस हो रही है, y में से z में से, और नीचे इसके कोई चीज़ें हैं, तो ये सिमेट्रिकल फॉर्म होती हैं। और नीचे हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। यहाँ पर देखें जो फर्स्ट वैल्यू A1 ये आपके पास क्या होगी, B1 C1, इसी तरह ये A2 B2 और C2 इसमें पुट कर दें। देखें 1 × 1 + 1 × -1 + 2 × 3,
और नेक्स्ट इन्हीं सब के स्क्वेयर्स कर लेंगे। देखें 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और हम यहाँ पर 1 + 1 + 9। देखिए ये क्या आ रहा है 1 - 1 कैंसिल 6 और नीचे हमारे पास बन रहा है ये 6 है और ये 11, ये 66 √1 बन रहा है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें और देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के को बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। इजीली उसका आंसर आपके पास आ जाएगा। वो मैं लिख देता हूँ 42 अब आप देखें इन चारों ऑप्शंस में ये मौजूद नहीं है, तो फिर हम नन का ही ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे।